प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रशासन पर नियंत्रण विषय पर अध्ययन करेंगे। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें प्रशासन अर्थात सरकार पर नियंत्रण की तीन मुख्य संस्थाएं हैं। पहला है संसदीय नियंत्रण, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा है कार्यपालिका नियंत्रण और तीसरा है न्यायपालिका के नियंत्रण, जिसे न्यायिक नियंत्रण कहा जाता है। आज हम विस्तार से संसदीय नियंत्रण, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्रशासन के द्वारा जिन नीतियों, विधानों, वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यक्रमों को प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, उनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और इस रूप में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा संसद सरकार के कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखती है। पहला है राष्ट्रपति के भाषण पर वाद विवाद। प्रत्येक संसद के नए अधिवेशन के शुरू में, प्रत्येक सेशन अर्थात संसद के वर्ष में 3 सेशन होते हैं, तो प्रत्येक सेशन के शुरू में लगभग 4 दिन जो राष्ट्रपति का भाषण से तात्पर्य है कि सरकार की नीति क्या है, क्या करने जा रही है, क्या क्या उसकी प्लानिंग है, इस बारे में राष्ट्रपति अभिभाषण में स्पष्ट करता है और उस पर वाद विवाद करने का संसद को मौका मिलता है। यह समय लगभग 4 दिन का होता है। सेकंड होता है बजट पर चर्चा। आप सबको विदित है कि भारत में प्रतिवर्ष बजट बनाया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा और उसके अनुसार भारत सरकार का आय व्यय का लेखा रखा जाता है। कितनी आय होगी और कितना व्यय किया जाएगा, इस संदर्भ में बजट में प्रावधान किए जाते हैं। इस पर लगभग बजट पर चर्चा में मुख्य है सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा के द्वारा प्रशासन पर अंकुश रखा जाता है कि कहीं बजट में राष्ट्रीय हितों की अवहेलना तो नहीं की गई है। अनुदानों पर मतदान होता है और यदि वित्त विधेयक पर भी चर्चा होती है और अगर धन विधेयक पर चर्चा के दौरान, अनुदानों पर मांगों के दौरान यदि ये मांग मतदान में संसद या सरकार फेल हो जाती है, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती, तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इस प्रकार बजट पर चर्चा करके संसद प्रशासन पर अंकुश बनाए रखती है, नियंत्रण बनाए रखती है कि वो अपनी सीमा में रहकर राष्ट्रीय हित में बजट का उपयोग करे। थर्ड है कटौती प्रस्ताव। नीति जो पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की जाती है, उसमें मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये
कर दी जाए। मितव्ययता संबंधी विशिष्ट धनराशि का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाता है। और तीसरी कटौती प्रस्ताव है प्रतीक कटौती। इस प्रकार से 3 प्रस्ताव होते हैं: नीतिगत कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव और तीसरा है प्रतीक कटौती। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि में 1 रुपया घटा दिया जाता है और मितव्ययता कटौती में विशिष्ट धनराशि का महत्व होता है। तीसरा है प्रतीक कटौती प्रस्ताव। इसमें मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाती है। इस प्रकार सरकार को चेताया जाता है कि आप अधिक पैसा खर्च ना करें, क्योंकि आप ये पैसा राष्ट्र का पैसा है, राष्ट्र का धन है, संपत्ति है। अतः इसके सदुपयोग के लिए आपको प्रतीक कटौती, नीतिगत कटौती और मितव्ययता कटौती का प्रावधान सरकार पर अंकुश बनाए रखने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है संसदीय प्रश्न। कई विषयों पर मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल से तात्पर्य है प्रत्येक कार्य दिवस का प्रथम घंटा आरक्षित होता है। प्रत्येक दिवस में जब संसद का सत्र शुरू होता है, उसका प्रथम घंटा 1 घंटा प्रश्न काल के लिए सुरक्षित होता है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्री या संबंधित पदाधिकारी या प्रधानमंत्री मौखिक में उत्तर देता है, जबकि अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखितबद्ध दिया जाता है। इसके अलावा है शून्यकाल में वाद विवाद। प्रत्येक संसद सत्र के पहले दिन प्रत्येक दिन के 1 घंटे के प्रश्नकाल के पश्चात वह कार्य प्रारंभ करने से पहले शून्यकाल पर वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा संसद में की जाती है और ये चर्चा प्रशासन की कमियों को उजागर करती है, प्रशासन के अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। इस कारण इससे भी प्रशासन पर नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट है आधे घंटे की बहस। किसी भी विषय पर संसद में जब गहरा मुद्दा होता है तो उस पर संसद के सदस्यों द्वारा आधे घंटे बहस की जाती है। नेक्स्ट है अल्प सूचना के प्रश्न। कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि अल्प सूचना के आधार पर भी मंत्री या संबंधित पदाधिकारी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसी में संसदीय नियंत्रण में 5वां है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इससे तात्पर्य है कि अत्यंत सार्वजनिक और आवश्यक विषय पर स्पीकर की अनुमति से ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। साफ है कि अत्यंत सार्वजनिक, जो पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या आवश्यक हो, ऐसे विषय पर
लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार को चेताया जाता है कि वह ऐसा कार्य न करे या ऐसा कार्य करे जिससे राष्ट्र का सम्मान बढ़े। इसी के आगे है 6 नंबर स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। ये भी प्रशासन पर नियंत्रण का एक मुख्य उपकरण है, संसदीय उपकरण। सदन की नियमित कार्यवाही को रोककर स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। सदन की आवश्यक कार्यवाही को रोककर अत्यंत सार्वजनिक मसले पर सरकार और सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन व अध्यक्ष अर्थात स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कानून निर्माण व संसद पर वाद विवाद किया जाता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर सरकार संसदीय कार्यों को या प्रशासकीय कार्यों को जनता के हित में न करके स्वयं के हित में करने लगती है या सरकार से जनता का भरोसा उठ जाता है या विपक्षी दल का भरोसा अविश्वास टूट जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सभी को अपना पद छोड़ना पड़ता है और नई गवर्नमेंट का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट है संसदीय समितियां। ये समितियां भी प्रशासन पर, सरकार पर अंकुश बनाए रखती है, जिनमें प्रमुख है जन लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति। दूसरा है अनुमान समिति अर्थात प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है लोक उपक्रम समिति, पब्लिक इंटरप्राइजेज कमिटी। और अधीनस्थ विधान और आश्वासन समिति। इसके अतिरिक्त सरकार पर अंकुश अनियमितताओं को रोकने के लिए एक और संसदीय नियंत्रण का पार्ट है, उसे कहते हैं हम CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर्स जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो अपने लेखा परीक्षण के द्वारा, लेखांकन के द्वारा अपने प्रतिवेदन से कई अनियमितताओं को, कई भ्रष्टाचार को, कई गबन को उजागर करते हैं और इस रिपोर्ट के अपने प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति उसकी छानबीन करती है, खोजबीन करती है और अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है और संसद प्रशासन पर नियंत्रण बनाने में सफल होती है, जिससे कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त और मितव्ययतापूर्ण कार्य कर सके। ऐसी इन नियंत्रण से, संसदीय नियंत्रण से अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कुछ सीमाएं संसदीय नियंत्रण की पाई जाती है, देखने को मिलती है, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है समय की कमी। संसद के पास सामान्यतः संसद सत्र चलते हैं, कई कार्य होते हैं, इस काम से समय का अभाव कई बार प्रशासन पर पूर्ण अंकुश बनाए रखने में सफल नहीं हो पाते। सेकंड है कार्यपालिका का प्रभुत्व। आप सबको विदित है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी की सरकार होती है और उस सरकार या सत्ता के विरोध में
सामान्यतः लोग या सांसद कम जाना पसंद करते हैं और सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री का संपूर्ण संसद पर दबदबा रहता है, प्रभुत्व रहता है। नेक्स्ट है कर संबंधी समिति शक्तियां। संसद को कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित बहुत कम शक्तियां प्रदान की गई है। नेक्स्ट है योग्य एवं कुशल कार्मिकों की कमी। यह भी आवश्यकता महसूस की गई है कि कुशल और योग्य एवं दृढ़ चरित्र निष्ठावान कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है। इस कारण से भी प्रशासकीय नियंत्रण प्रशासन पर पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है शिक्षा का निम्न स्तर। क्योंकि आप सब जानते हैं संसद में जो सदस्य चुन के आते हैं उनका कोई मिनिमम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है और इस कारण से वो अशिक्षा के अभाव में सरकार अर्थात प्रशासन पे वो अंकुश नहीं बना पाते जो कि उनको बनाना चाहिए। अतः आवश्यकता है कि संसद में निर्वाचित सदस्यों के लिए मिनिमम योग्यता का प्रावधान किया जाए, जिससे कि भविष्य में संसद अपना कार्य अच्छे से कर सके और सरकार प्रशासन पर नियंत्रण या अनियमितताओं पर अंकुश बनाए रखे और राष्ट्र को और सक्षम बनाकर प्रशासकीय कुशलता विकासात्मक कार्यों को राष्ट्र इसमें अंजाम दे सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रशासन पर, सरकार पर निरंकुश बनाए रखते हैं, अनियमितताओं को उजागर करते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।